हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के स्टडी ऑफ मेथड्स, अध्ययन की विधियों के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से इसका फर्स्ट मेथड है प्रिवेलिंग मेथड, प्रचलित विधि। वही इसका सेकंड पार्ट है अदर मेथड्स। तो जैसा कि हमने प्रिवेलिंग मेथड के अंतर्गत जितने भी मेथड आ जाते हैं उस पर हमने वाइडली डिस्कस करा, और इसके साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, ओरिजिन ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो इस प्रकार से हमने प्रिवेलिंग मेथड के अंतर्गत देखा कि उसके 2 टाइप्स होते हैं, मतलब कि फर्स्ट है इंक्लूजन मेथड, अंतर्दर्शन विधि, और सेकंड पॉइंट में हमने देखा था बहिर्दर्शन विधि, एक्सक्लूजन मेथड। तो इस प्रकार से बहिर्दर्शन विधि के भी 2 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट टाइप में ऑब्जर्वेशन मेथड को हमने डिस्कस करा, वही सेकंड पार्ट में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगशाला विधि को डिस्कस करा, प्रयोग विधि। सो इस प्रकार से प्रयोग विधि आपका अदर मेथड के अंतर्गत भी आ जाता है। चूँकि अदर मेथड के अंतर्गत उन विधियों को रखा गया है जिनमें मानव व्यवहार का अध्ययन उनके व्यवहार के विवरण के आधार पर किया जाता है, तो इन सभी मेथड्स को अदर मेथड के अंतर्गत रखा गया है। तो इन सभी मेथड के हम उनके क्वालिटीज़ और डीमेरिट्स को स्टडी करेंगे और उनका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार से यूज़फुल है, तो इन सारी चीज़ों पर हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट मेथड है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। सो फ्रेंड, जैसा कि इंटरव्यू के बारे में हम सभी जानते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में साक्षात्कार विधि का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। द यूज़ ऑफ इंटरव्यू मेथड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके साथ ही साथ अदर फील्ड में भी इंटरव्यू मेथड का यूज़ बहुतायत में किया जा रहा है। सो इस प्रकार से इस मेथड में जो ऑब्जर्वर होता है या फिर जो प्रयोगकर्ता होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो आमने सामने बैठते हैं, और इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है वो सब्जेक्ट से क्वेश्चन करता है और सामने वाला व्यक्ति उसके क्वेश्चन का आंसर करता है। सो इस प्रकार से इंटरव्यू मेथड में आमने सामने बैठकर व्यक्ति का अवलोकन किया जाता है और सब्जेक्ट के आंसर्स का एनालिसिस करके, विश्लेषण करके उनके अनुसार उनके एबिलिटी या फिर उनके मेंटल एबिलिटी का पता लगाया जाता है। सो इस प्रकार से हम इंटरव्यू मेथड के क्वालिटीज़ को देख लेते हैं। तो इस मेथड में प्रयोगकर्ता विषयी से सीधे संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उस विषयी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सब्जेक्ट के संदर्भ में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इन दिस मेथड द यूज़र कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट which both physical and mental behavior can be measured by this method। तो इस विधि के माध्यम से जो सब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके शारीरिक और मानसिक एबिलिटी का पता लगाया जा सकता है, उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। अब इसका नेक्स्ट क्वालिटीज़ है, इस मेथड द्वारा विषयी के अभिव्यक्ति कौशल का भी निरीक्षण किया जाता है कि वह अपने विचारों को, अपनी एबिलिटी को, अपने नॉलेज को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाता है, इनका भी निरीक्षण किया जाता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। सो थर्ड पॉइंट है, इस मेथड के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के व्यवहार का मापन किया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा। इसके अलावा भी एक क्वालिटीज़ ये भी है कि इस मेथड के थ्रू विशेषकर बच्चों के जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। उनसे आमने सामने बैठकर बच्चों से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जिससे हम उनकी एबिलिटी का पता लगा सकते हैं और उनके एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी हम डीमेरिट्स को भी देख लेते हैं। तो साक्षात्कार विधि का एक दोष ये है कि इसमें टाइम और एनर्जी दोनों ही अधिक लगता है, क्योंकि इस मेथड में एक टाइम में केवल एक ही सब्जेक्ट का हम इंटरव्यू ले सकते हैं, इसलिए इसमें समय और शक्ति दोनों अधिक लगती है, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। इसके साथ ही साथ इनका एक डीमेरिट्स ये भी है, जिसे मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाई हूँ, तो इसे हम ओरली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड में कोई ट्रेंड व्यक्ति
या फिर उस विषय में एक्सपर्ट व्यक्ति ही इंटरव्यू ले सकता है, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है, जो कि सभी व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। सो इस प्रकार से यह सभी व्यक्ति के लिए यूज़फुल नहीं है। और इसके साथ ही साथ इस मेथड में कभी कभी सामने वाला आर्टिफिशियल बिहेवियर भी करता है, बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन होता है, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। क्योंकि कई एग्ज़ाम्स जो है इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट होता है उनका जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वह कुछ आर्टिफिशियल बिहेवियर भी करते हैं ताकि उनका प्रेजेंटेशन अच्छा रह करके, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। मतलब कि इसमें बनावटी व्यवहार का प्रदर्शन होता है, यही इसका डीमेरिट्स हो जाता है। और इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा दोष ये भी है कि इस मेथड को डम्ब और डीफ बहरे गूंगे व्यक्ति इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उन पर लागू नहीं किया जा सकता है इस मेथड को। सो इस प्रकार से इसका एक डीमेरिट्स हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इंटरव्यू मेथड के सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनायर मेथड। तो इस मेथड का यूज़ सभी स्कूल सभी कॉलेज में होता है। तो इस मेथड के अंतर्गत गुड तथा हार्ट 1952 ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि सामान्य रूप से प्रश्नावली से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस युक्ति से है जिसमें एक पत्रक का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि क्वेश्चन पेपर, जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। अंडर दिस मेथड गुड एंड हार्ट एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज in this context have said that generally questionnaire refers to the method of obtaining answers to questions in which a sheet is used which is used by the respondent fills itself। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं, मान लो कि आपका बीएड का एग्ज़ाम हो गया, तो उसको जब आप एग्ज़ाम दिलाने जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर होता है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर को फिल करते हैं। इस प्रकार से जो उत्तरदाता होता है वो स्वयं अपने आंसर्स को भरता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसका हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं इस मेथड का। तो इसमें से फर्स्ट क्वालिटीज़ है अध्ययन की एक रूपता, यूनिफॉर्मली ऑफ स्टडी। तो इस मेथड में एक रूपता होती है, मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर भी समान होता है और आंसर का प्रारूप भी लगभग सेम होता है। सो इस प्रकार से इस मेथड में एक रूपता होती है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक अध्ययन संभव, ग्रुप स्टडी पॉसिबल। तो इस मेथड के थ्रू एक साथ बहुत सारे बच्चों का हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन की निष्पक्षता, फेयरनेस ऑफ स्टडी। तो इसमें अध्ययन निष्पक्ष रूप से होता है, सभी के साथ फेयर बिहेवियर होता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें धन व समय की बचत होती है, मनी एंड टाइम सेविंग। क्योंकि इसमें एक टाइम में हम एक साथ बहुत सारे व्यक्ति अथवा बच्चों का हम टेस्ट ले सकते हैं, हम उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अब हम इनके डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है अशिक्षित उत्तरदाता के लिए अनुपयोगी, अनसुटेबल फॉर इलिटरेट रिस्पोंडेंट। तो इस मेथड का सबसे बड़ा डीमेरिट्स ये है कि इसमें जब सामने वाला सब्जेक्ट इलिटरेट है, अशिक्षित है, तो यह मेथड उसके लिए बेकार है, अनुपयोगी है, क्योंकि वह उन क्वेश्चन का आंसर कर ही नहीं पाएगा। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्नावली के गुम होने या नष्ट होने की संभावना रहती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनायर बीइंग लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, जो कि ऑब्वियस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष ना होने से उत्तरदाताओं को प्रेरित नहीं किया जा सकता। रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी मोटिवेटेड इफ़ दे आर नॉट डायरेक्ट। क्योंकि इस मेथड में सामने वाला सब्जेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, क्योंकि जो ऑब्जर्वर होता है उसके सामने सब्जेक्ट की कॉपीज़ रहती है, ना कि सब्जेक्ट स्वयं। तो इस मेथड के थ्रू सब्जेक्ट को मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना संग्रहण में देरी, डिले इन इंफॉर्मेशन कलेक्शन। क्योंकि इस मेथड में जो आंसर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उनको कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि इसकी डीमेरिट्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक से हमने जितने भी पॉइंट को डिस्कस करे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है उपचारात्मक विधि, डायग्नोस्टिक मेथड।
तो उपचारात्मक या फिर रिमेडियल मेथड, निदानात्मक मेथड सुनते ही हमारे सामने बस एक ख्याल आता है कि इसमें किसी को समस्या है तभी इसका उपचार किया जा रहा है करके, है ना। तो यह मेथड आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में सहायता करता है, हेल्प टू ओवरकम बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस। सो इस प्रकार से इस मेथड का यूज़ करने वाले का मेन एम यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की जो भी स्पेसिफिक नीड्स हैं, उनकी जो भी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो क्या है, उनमें उत्पन्न होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है, तो जटिलताओं का मेन रीज़न क्या हो सकता है, मतलब कि उस व्यक्ति का समस्या का मेन रीज़न क्या हो सकता है, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करके व्यक्ति की किस प्रकार से हेल्प की जा सकती है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन उपचारात्मक विधि के अंतर्गत किया जाता है। सो इस प्रकार से इस मेथड को स्कूल की निम्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुई है। दिस मेथड हैज़ प्रूव्ड particularly यूज़फुल फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल्स, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है पढ़ने में बेहद कठिनाई अनुभव करने वाले बालक, चिल्ड्रन विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी इन रीडिंग। तो जिन बच्चों को पढ़ने में डिफ़िकल्टी होता है तो उनके सॉल्यूशन के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट है बहुत हकलाने वाले बच्चे, वेरी स्टम्बरिंग चाइल्ड, जो कि इसी पॉइंट के अंतर्गत आ जाता है। तो इन बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। वहीं थर्ड पॉइंट है बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक, चिल्ड्रन विथ वेरी ओल्ड क्रिमिनल टेंडेंसी। तो ऐसे बच्चे जिनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ रहता है, उनके संवेगों का विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है, तो मैक्सिमम जो है ऐसे बच्चे ही अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही साथ गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक के लिए भी इस डायग्नोस्टिक मेथड का यूज़ किया जाता है। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, जीवन इतिहास विधि, लाइफ हिस्ट्री मेथड। जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर इज स्टडीड बाय लाइफ हिस्ट्री। तो इस मेथड का यूज़ ग्रेट पर्सन से लेकर सामान्य व्यक्ति के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुधा साइकोलॉजिस्ट का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ जाता है। इसमें कोई क्रिमिनल टेंडेंसी वाले व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब कि कोई अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गए, या फिर कोई मेंटल डिजीज़, या फिर कोई झगड़ालू टाइप का, या फिर कोई समाज विरोधी कार्य करने वाले इत्यादि टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों के विचारों के अनुसार व्यक्ति का जो फिजिकल होता है, जो भौतिक उसका आसपास का वातावरण हो गया, उनका पारिवारिक माहौल हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो उनके माइंड को अनबैलेंस्ड संतुलन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वह मेंटल बिहेव, मतलब कि वो अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस मेथड का यूज़ ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनका माइंड अनबैलेंस्ड हो चुका होता है, या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है उनको, जिसके लिए यह मेथड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो इस प्रकार से क्रो एवं क्रो के अनुसार जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना होता है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसके हम क्वालिटीज़ देख लेते हैं। तो जीवन इतिहास विधि का फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें एक ही व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव है। इन दिस इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी ऑफ सेम पर्सन इन डेप्थ। इस मेथड के थ्रू हम उस व्यक्ति के बारे में उनका गहन अध्ययन कर सकते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। सो सेकंड पॉइंट है व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास का पूर्ण ज्ञान। तो इस मेथड के थ्रू व्यक्ति का मेंटल फिजिकल पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इसकी क्वालिटीज़ हो जाती है। अब हम इस मेथड का डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो यह विधि आत्मनिष्ठ विधि है। दिस इज़ द सब्जेक्टिव मेथड, मतलब कि इस विधि में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में स्टडी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नैतिकता संबंधी सूचनाओं को छुपाया जाता है। एथिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज हिडन, जो कि इसका एक डिमेरिट्स हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस मेथड के अंतर्गत व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना होता है। हीलिंग बाय स्टडिंग द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन। सो फ्रेंड्स, आपका इंटेलिजेंस करके एक पर्टिकुलर टॉपिक है,
तो उस टॉपिक के अंतर्गत बुद्धि के जितने भी प्रकार हैं, जो भी अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हो गया, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस मेथड के अंतर्गत जो भी अनकॉन्शियस माइंड होता है उनका अध्ययन करके उपचार करना होता है। तो इस मेथड के जन्मदाता वियना के फेमस चिकित्सक सिगमंड फ्रायड जी हैं, जो इस मेथड के प्रमुख समर्थक हैं। तो इनके अतिरिक्त युंग एवं एडलर भी इस मेथड का प्रयोग करते थे। सो इस प्रकार से द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस मेथड इज सिगमंड फ्रायड। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर युंग रहेगा एंड एडलर आल्सो यूज्ड दिस मेथड। तो इस मेथड में व्यक्तित्व के विघटन का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन में दमित इच्छाओं को बाहर निकालकर रोग का निदान या समस्या का समाधान किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यदि इस पॉइंट को हम सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो कि इसमें सिगमंड फ्रायड ने यह बताया कि व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और यह मन उसकी अज्ञात इच्छाओं या फिर दमित इच्छाओं का एक पुंज होता है और जिसमें निरंतर क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की जो भी अतृप्त इच्छाएं होती है वो अवसर पाकर प्रकाश में आने की चेष्टा करती है। मतलब कि इस मेथड के अंतर्गत उस व्यक्ति की जो भी दमित इच्छाएं होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, मतलब कि अचेतन मन में, और यही उनकी इच्छाएं समय पा करके वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहरी प्रकाश पुंज में निकलने की कोशिश करता है, जिसे वह स्वप्न के रूप में देखता है। तो इस मेथड के अंतर्गत व्यक्ति की जो भी दबी हुई इच्छाएं रहती है उसको बाहर निकाल करके उनके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा जाता है। ड्रीम एनालिसिस, स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से, वर्ड एसोसिएशन हो गया, शब्द साहचर्य हो गया और स्वतंत्र साहचर्य, तो इन चीज़ों का यूज़ इस मेथड में किया जाता है। ऐसे प्रॉब्लम्स को हम अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अपना स्वप्न वगैरह देखते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताया जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इस मेथड के थ्रू दूर किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है यह मेथड। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। तो इस मेथड के अंतर्गत व्यवहार संबंधी समानता और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ बिहेवियरल सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। तो इस मेथड का यूज़ डिस्कवरी मेथड हो गया, अनुसंधान विधि के लगभग सभी फील्ड में किया जाता है। जब भी दो व्यक्ति या दो समूहों का अध्ययन किया जाता है तब उसके बिहेवियर से रिलेटेड जो भी सिमिलैरिटीज़ रहती हैं और जो कुछ भी असमानताओं को समझने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। तो साइकोलॉजिस्टों ने इस मेथड का यूज़ करके बहुत सारे यूज़फुल कंपैरिजन किए हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट मेथड है विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल मेथड। चूँकि इस मेथड का यूज़ बच्चे की वृद्धि और विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो इस मेथड के थ्रू मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे कि प्रीनेटल पीरियड हो गया, मतलब कि जन्म से पहले की अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जिसके बेसिस पर व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, उनका सोशल और उनका बिहेवियरल, मतलब कि व्यवहार संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्थाओं के क्रम में यहाँ पर दिया गया है जन्म पूर्व। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ पर एरो के थ्रू डिस्क्राइब करिएगा, मतलब कि आपका जन्म पूर्व अवस्था हो गया, फिर यहाँ पर एरो डाल दिए, फिर आपका यहाँ पर रहेगा बाल्यावस्था, फिर रहेगा किशोरावस्था, फिर उसके बाद युवावस्था एंड देन उसके बाद प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसको आप एरो के थ्रू यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपका यह पॉइंट अट्रैक्टिव लगेगा और समझने में भी बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार से इस मेथड को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। तो यह मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड से बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो इस मेथड में जो ऑब्जर्वर होते हैं वो बच्चे का फिजिकल, मेंटल, उनका सोशल डेवलपमेंट को, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं,
विवरण को तैयार करते हैं। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्शन मेथड। तो इस मेथड के अंतर्गत प्रक्षेपण से तात्पर्य है व्यक्ति की बाहर के वस्तुओं के प्रति अपने अंतर्मन की प्रतिक्रिया से होता है। प्रोजेक्शन रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ अ पर्सन टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिज इनर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने किया था। इस प्रकार से इस मेथड के प्रवर्तक रोर्शा, मरे एवं मार्गन और बैलेक आदि हैं। तो इस मेथड में व्यक्तित्व के अवचेतन भाग का मापन किया जाता है। इन दिस मेथड द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी इज मेजर्ड। तो इस मेथड में प्रमुख रूप से TAT तथा इंक ब्लड टेस्ट आदि का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यह मेथड भी थोड़ा सा मनोविश्लेषणात्मक विधि की तरह ही सिमिलर है, बट ये डिफरेंट है। तो उस मेथड से आप इस मेथड को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में भी व्यक्ति के जो दमित इच्छाएं होती है उनको बाह्य जगत पर आरोपित करने की विधि कहा जाता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट मेथड है सांख्यिकी विधि, स्टैटिकल मेथड। तो इस मेथड में समस्या से संबंधित तथ्य एकत्र करके परिणाम को निकालना होता है। कलेक्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम एंड ड्राइंग रिजल्ट्स। सो इस प्रकार से यह मेथड बहुत ही मॉडर्न होने के साथ ही साथ अत्यधिक पॉपुलर भी है। सो इस प्रकार से नॉलेज का शायद ही कोई ऐसा एरिया होगा जिसमें इसकी यूटिलिटी के कारण इसका प्रयोग न किया जाता हो। मतलब कि इस मेथड का यूज़ बहुत तायत से बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो इस प्रकार से एजुकेशन साइकोलॉजी में इसका यूज़ प्रॉब्लम या टेस्ट वगैरह हो गया, परीक्षण से संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं उनका असेसमेंट करने के लिए और उनका एनालिसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है इवैल्यूएशन एंड मेंटल मेजरमेंट करके आपका एक सब्जेक्ट है, उस विषय में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इस टॉपिक को आप स्टडी करेंगे। सो इस पॉइंट से यह मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इस प्रकार से अब नेक्स्ट मेथड है, बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोग के कहने पर, आप लोग के रिक्वेस्ट पर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट का एक कंप्लीट नोट्स तैयार करा है ई बुक के फॉर्म में। तो उस ई बुक में आपको पूरे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है, पूरा सिनॉप्सिस तैयार करके बताया गया है, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा उसका निष्कर्ष तक से, संदर्भ सूची तक से कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया गया है। एंड इस ई बुक में पूरा डायग्राम के थ्रू, पूरा ग्राफिकल टूल का यूज़ करते हुए इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश करी गई है। और इसका लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है। और आप जो है मैक्सिमम टॉपिक में देखेंगे कि आपको 2 से 3 डेफिनेशन ज़रूर से मिलेंगी, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। सो इस प्रकार से अगर आप इस ई बुक को अभी परचेस कर लेते हैं तो यह मात्र आपको 149 में अवेलेबल है। सो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि मेरे को इस सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहिए ताकि मैं अपने बीएड और डीएड के साथ ही साथ आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी इस सब्जेक्ट के नोट्स के लिए इधर उधर मेरे को भटकना नहीं पड़ेगा करके, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यह ई बुक आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो इस प्रकार से अगर आपको इस ई बुक को परचेज़ करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस लिंक को क्लिक करें। फिर उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को आप ओपन करेंगे, उसके अंदर में डाउनलोड करके लिखा रहेगा, उस डाउनलोड को आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपका विदिन 15 मिनट 15 मिनट के अंतर्गत आपका ई बुक आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स, इस वाले मेथड को हमने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में इसको, जहाँ पर हमने बहुत सारा मेथड का नाम दिया है वहाँ पर इसको आप डिस्क्राइब करिएगा। सो इस प्रकार से मनोभौतिकी विधि, साइकोफिजिक्स मेथड, तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मनो मतलब हुआ मन, भौतिकी मतलब हुआ फिजिकल, शारीरिक। तो इस प्रकार से इस मेथड में मन तथा शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑन द माइंड एंड बॉडी। तो मनोभौतिकी, इसी को मनोदैहिकी भी कहा जाता है। तो इस मेथड का संबंध मन तथा शरीर की दशा से है। मनुष्य का व्यवहार उसके परिवेश, क्रिया, प्रतिक्रिया तथा आवश्यकता से संचालित होता है। वह व्यवहार ही मनुष्य के भावी संसार का निर्माण करता है। सो इस प्रकार से साइकोफिजिक्स और साइकोफिजियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी, जिसका संबंध शरीर तथा मन दोनों से है।
सो इस प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न्ड बाई हीज इन्वायरमेंट, एक्शन, रिएक्शन एंड नीड. इट इज़ दैट बिहेवियर दैट क्रिएट्स द फ्यूचर वर्ल्ड ऑफ मैन. सो फ्रेंड्स, हमने इतने सारे मेथड्स को डिस्कस करा जिससे स्पष्ट है कि एजुकेशन साइकोलॉजी अपने विभिन्न अनुसंधान कार्यों के लिए किसी भी तथ्यों की खोज के लिए इन मेथड्स को प्रयोग में लाता है. सो इस प्रकार से चूंकि यह मेथड फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान जितनी 100% नहीं है, बट फिर भी से डिस्कवरीज हो गया अनुसंधान कार्य के लिए इस विधि को उपयोग में लाया जाता है. सो इस प्रकार से इन सभी मेथड्स के लिए एक पर्टिकुलर प्लानिंग, नियोजित कार्य का होना बहुत ही ज़रूरी है. इसके साथ ही साथ नियंत्रित निरीक्षण हो गया और जो भी इंसिडेंट है उनका सतर्कता के साथ लेखा मतलब कि विवरण रखना अनिवार्य हो जाता है, तभी यह मेथड्स यूज़फुल हो सकता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह एजुकेशन साइकोलॉजी के स्टडी ऑफ मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज़ हों तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं. सो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. एंड फ्रेंड्स, आप इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं. यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.